हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। इसमें हम 6 to 8th क्लास तक की ज्योग्राफी करेंगे। बाद में यदि आप कहोगे कि इंग्लिश मीडियम की ज्योग्राफी करवाएं तो इंग्लिश मीडियम की करवा देंगे, लेकिन अब शुरुआत हम हिंदी मीडियम से करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। पहला चैप्टर है सौरमंडल में हमारी पृथ्वी, यानी कि हमारी पृथ्वी पूरे सौरमंडल में कौन से नंबर पर आती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको सूर्यास्त के बाद आकाश में दिखना कितना अच्छा लगता है, यानी जब हम शाम के समय आकाश देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, तारों से भरा हुआ होता है। आसमान में पहले एक दो या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, यानी कि जब हम शाम के समय देखते हैं तो सबसे पहले एक दो दो बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में पूरा आसमान तारों से भर जाता है। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, मतलब कि हम तारों की गणना नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। यानी कुछ तो हमें तारे होते हैं वो साफ दिखाई दे देते हैं, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं देते। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े होंगे। यानी हीरे की किसकी बात कर रहे हैं? तारों की बात कर रहे हैं। इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि इनमें कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। नहीं, उनकी चमक देखते हैं कि कुछों की तो चम, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ कुछ तारों की तो टिमटिमाहट अन्य तारों से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, यानी तारों के बारे में बताया जा रहा है। इनमें चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, मतलब कि हम देखते हैं कि तारों के साथ साथ चंद्रमा भी चमक रहा है। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं, और यह पूर्ण चंद्रमा रात में या पूर्णिमा को ही दिखाई देता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात अगर आसमान में साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। मतलब कहना चाहता है कि अमावस्या को हम देखते हैं कि अंधेरी रात होती है, पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा देखते हैं तो क्या होता है कि पूरे धरती पे चमकीला दिखाई देता है। ये क्या आपको इस बात को आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीली वस्तुएं को हम दिन में नहीं देख पाते। मतलब कि हम ऐसा क्या होता है कि दिन के समय तो चंद्रमा और अन्य चीज़ों को नहीं देख पाते, जबकि रात के समय देख लेते हैं। लेकिन इसका कारण आप जानते हैं कि दिन के समय तो सूर्य की उपस्थिति होती है, जिसके कारण इनका जो लाइट होती है वो ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन जैसे ही रात होती है तो सूर्य की लाइट पृथ्वी पर आती नहीं है, और जिसके कारण इनकी चंद्रमा की और अन्य तारों की जो प्रकाश रिफ्लेक्शन है, जिसके कारण हमें दिखाई देते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी जो पर हम देखते हैं कि सूर्य हो, चंद्रमा हो, ये सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? खगोलीय पिंड कहलाएंगी। इंग्लिश में सेस्ट्रल बॉडीज बोलते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, यानी कि कुछ खगोलीय पिंड होते हैं वो कुछ तो बड़े आकार के होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, कुछ गैसों से बने होते हैं। इनके आसपास उनकी उष्मा और प्रकाश होता है। यानी कि बहुत से हम देखते हैं कि सौरमंडल में ऐसे पिंड होते हैं जिनका आकार बहुत बड़ा होता है। कुछों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, कुछ होते हैं जो सूर्य की प्रकाश के कारण चमकते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, यानी कि उष्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं, यानी सूर्य भी एक तारा है। ज़्यादातर सूर्य को भी एक तारा माना गया है। चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन हम बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। यानी कि तारे तो सूर्य के समान भी हैं और भी हैं, लेकिन उनकी दूरी अधिक होने के कारण, यानी पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, और उनका जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पूर्णतः रूप से नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई, यानी कहना चाहता है कि जब हम मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें दूरी के हिसाब से, मतलब उनका आकार कितना ही बड़ा क्यों ना, लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यदि दूरी के कम दूरी होगी तो हमें अच्छी तरह दिखाई देगी, ज़्यादा दूरी पे होंगी तो वो हमें दिखाई कम देंगी, क्योंकि उनका आकार छोटा हो जाएगा। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। यानी कि रात्रि के समय बहुत सी बार देखते हैं कि तारे, एक तारा, दो तारा, तीन तारा मिलकर आपस में कुछ न कुछ आकृति बनाते दिखाई देते हैं, और ये आकृति क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। अर्सा मेजर, बिग बियर यदि हम देखेंगे तो इसकी मैं फोटो लगा दूंगा आपको, बिग बियर कैसा है, अर्सा मेजर कैसा दिखाई देता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। मतलब बिग बियर देखते हैं तो बालों की तरह दिखाई देता है। स्मॉल बियर, सप्तऋषि क्या होता है? 7 तारों का समूह होता है। ये 7 तारों का समूह होता है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग होता है। हम देख भी सकते हैं, देखो ये लड़की कैसे देख रही है आसमान की ओर, ध्रुव तारा। 7 तारों का समूह होता है। अपने परिवार और पड़ोस में किसी भी बड़े व्यक्ति को कहिए तो वह आसमान में और अधिक तारा ग्रह और नक्षत्र मंडल, मतलब यदि हम अपने दादाजी के पास पूछते हैं कि तारों का समूह कैसा दिखाई देता है तो वो जरूर बता देंगे। ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दिखाते नहीं, जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा को दिखाई देता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हमें सप्तऋषि की सहायता से ध्रुवों के तारों की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को
आपस में मिलाते हैं हुए एक काल्पनिक रेखा की चीज़ आए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है और ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। यानी कि हम देखेंगे कि ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा की ओर हमें इंगित करेगा, यानी उत्तर दिशा को बताएगा कि उत्तर दिशा किस तरफ है। कुछ खगोलीय पिंड अपने आकाश और प्रकाश में उष्मा, मतलब कुछ जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है कि कुछ खगोलीय पिंड अपने आकार और ऊष्मा में नहीं होते, मतलब जैसे सोलर मंडल में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पिंड भी होते हैं जिनमें का आकार या उनका आकार भी छोटा होता है और उनके पास खुद की ऊष्मा नहीं होती, वे तारे प्रकाश या प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी उनके खुद के पास तो प्रकाश नहीं होता लेकिन दूसरों के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लेनेट कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, वे ग्रीक भाषा के प्लेटनस शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी का बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकीला प्रतीत होती है। यानी जैसे हम चंद्रमा पर जाके देखेंगे तो पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये अपने प्रकाश के नहीं चमकती, ये सूर्य के प्रकाश के कारण चमकती दिखाई देगी। चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है कि जो किसी ग्रह के ओर चारों चक्कर लगाता हो, और जबकि ग्रह क्या होते हैं जो सूर्य की ओर चारों चक्कर लगाते हैं। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी साथ चलने वाला है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछों के पास अपना चंद्रमा भी होते हैं। चलो, चंद्रमा क्या होता है? उपग्रह क्या होते हैं जो पृथ्वी के उपग्रह क्या होते हैं जो किसी प्लेनेट के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और प्लेनेट क्या होता है? जो पूरे सोलर सिस्टम का चक्कर लगाता है, यानी सूर्य का चक्कर लगाता है। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंडों मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि सौरमंडल क्या है? ऐसे सौरमंडल क्या होता है जिसमें 8 ग्रह होते हैं, कुछ उपग्रह होते हैं, कुछ और छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। उल्का पिंड क्या है? आपको पता होगा कि उल्का पिंड क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थर होते हैं। हम सौर परिवार का नाम देते हैं, यानी सौरमंडल को सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। यानी सूर्य क्या है? इसके केंद्र में है, और ग्रहों के ग्रह क्या करते हैं? चारों चक्कर लगाते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के बारे में पढ़ेंगे कि सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, लेकिन जब हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे ना तो सच में पता चलता है कि सूर्य सौरमंडल के बिल्कुल केंद्र में स्थित नहीं है। ऑफशोर की स्थिति भी दिखाई देती है, उपशोर की स्थिति भी दिखाई देती है। पृथ्वी जब सबसे पास भी होती है, दूर भी होती है, तो जब जाके हमें पता चलता है कि सच में पृथ्वी के केंद्र में सूर्य सौरमंडल के बिल्कुल केंद्र में नहीं है। ये बड़ी क्लास में पता चलेगा। ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, मतलब जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी ग्रहों को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी क्या कह रहे हैं? सूर्य है ना, पूरे सौरमंडल में एकमात्र सूर्य में ही जितनी ऊष्मा है, जो प्रकाश है, वो पूरे सौरमंडल को प्रकाशित करता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा और महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ में, यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और सच में देखेंगे ना तो सबसे कम दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में 149 मिलियन की है, और सबसे अधिक 152 मिलियन की है। तो हमें लगा सकते हैं कि अनुमान औसत बताया गया है कि 150 मिलियन यानी 15 करोड़ किलोमीटर। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यानी हम देखेंगे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में याद करो, हिंदी में अच्छा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ग्रह। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून एक निश्चित पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ता दीर्घावर्ताकार में फैला हुआ, यानी एक सर्कल है, लेकिन ज़्यादा मतलब ऐसे 100% नहीं है वो। ये कक्षा कहलाते हैं, यानी जो सौरमंडल के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो कैसे पथ में चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं इसे। बुध सूर्य के सबसे नजदीक, यानी सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। यानी बुध पूरे सूर्य के चक्कर लगाने में, यानी परिक्रमण करने में, पूरा परिक्रमण करने में 88 दिन का समय लेता है। शुक्र का पृथ्वी देखते हैं, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। यानी बुध शुक्र दूसरे नंबर का ग्रह है जो शुक्र है, जो क्या कहते हैं कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका आकार और आकृति, यानी आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान दिखाई देती है। किसकी दिखाई देती है? शुक्र ग्रह की, वेनस की। अब तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, यानी प्लूटो 8 ग्रह थे प्लस एक ग्रह और भी था पहले, प्लूटो, लेकिन उसे 2006 में क्या अलग कर देते हैं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय पिंड यानी IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या किया कि 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड यानी 203 UB 313 सिरस और प्लूटो बोनो ग्रह की श्रेणी में कर दिए गए थे। यानी अब प्लूटो है वो क्या है? बोनो ग्रह में शामिल किया गया है। और जान लेते हैं पृथ्वी से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे, यानी पूरे सौरमंडल में देखें सूर्य से के बाद सूर्य जैसे पहला तो हो गया बुध, दूसरा शुक्र और तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे ग्रह है। आकार में ये 5वां, यानी आकार में देखिए तो ये 5वां है, और दूरी के हिसाब से देखें तो ये तीसरा नंबर का ग्रह है, और आकार में 5वां नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यानी जैसे पृथ्वी क्या है ध्रुवों की ओर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है थोड़े चिपटे हुए हैं, अंदर की ओर
चिपटे हुए हैं। यही कारण है कि इसका आकार भू आव यानी जियोड जैसा दिखाई देता है। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, जियोड का यानी पृथ्वी जैसा आकार। और पृथ्वी जैसा आकार यदि हम देखना चाहें ना तो संतरा होता है ना, वो बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है। 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन लगभग ऐसे। रुको, नॉर्थ पोल, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल के क्या है, ये दोनों आपस में अंदर की ओर झुके हुए हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिसके कारण ये क्या कहलाती है, जियोड कहलाती है, यानी भू आव कहलाता है पृथ्वी जैसा। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर, यानी देखें कि हम पूरे सौरमंडल में जैसे 8 ग्रह हैं, प्लूटो भी 9वां ग्रह था लेकिन अब हटा दिया गया, लेकिन जो 8 ग्रह हैं ना उनमें केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे जल और पानी की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अनुकूल है मनुष्य के अनुसार। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी, यानी न तो ज़्यादा अधिक टेम्परेचर पाया जाता है न ज़्यादा अधिक ठंडा दिखाई देता है। यहाँ पर पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। एक मनुष्य के जीवन के लिए सबसे ज़्यादा क्या, एक तो तापमान सामान्य होना चाहिए ऊपर, और दूसरा क्या होना चाहिए, पानी और वायु उपस्थित होने के सभी मनुष्य जीवित रह सकता है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें और दूसरी वायु है उसमें गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, मनुष्य को श्वसन के लिए सबसे जरूरी गैस ऑक्सीजन ही है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह यानी बहुत ज़्यादा वंडरफुल प्लेनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीला ग्रह दिखाई देता है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई, यानी देखें तो हम 2/3 यानी 66%, लेकिन 71% देखें तो पूर्णतः पृथ्वी के भाग पर फैला हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी यानी ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। इन उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं, और ग्रह क्या होते हैं, जो पूरे सोलर सिस्टम का सोलर मंडल का यानी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह यानी चंद्रमा ही एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है, यानी पृथ्वी का जो व्यास है उसका वो केवल 1/4 हिस्सा यानी चौथा हिस्सा है। इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नज़दीक, यानी जैसे कि पृथ्वी से तो चौथा भाग है लेकिन ये पृथ्वी के नज़दीक भी इसी हमें बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि यह हमारे ग्रह और अन्य ग्रह के पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। और ये हमारे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर, यानी पृथ्वी के सेंटर से देखिए ना, केंद्र से नहीं, जैसे पृथ्वी की सतह से देखिए तो 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, यानी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी तो 150 मिलियन यानी 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी केवल 3,84,400 किलोमीटर है, जिसके कारण हमें अच्छी तरह साफ दिखाई देता है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। क्या ये देखो, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो कि क्या है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार का चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी उपग्रह क्या है, जिस तरह ग्रह सौरमंडल सूर्य का चक्कर लगाते हैं वैसे ही उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। इसमें मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं। एक जैसे मानव निर्मित उपग्रह देखते हैं सैटेलाइट होती हैं, मैन मेड होती हैं, जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाती हैं, पृथ्वी के कक्षा में चक्कर लगाती हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारी हमारे धरातल पर पहुँचाती हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में अपने एक अक्ष पर भी चक्कर पूरा। यानी क्या कहना चाहते हैं कि सूर्य का यानी चंद्रमा का जो परिक्रमण और परिभ्रमण काल है वो दोनों एक ही जैसा, यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन चंद्रमा का क्या होता है, एक जैसा, यानी ये अर्थ है। तो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा उतने में ही वो एक चक्कर अपना भी पूरा कर लेता है। रोटेशन रिवोल्यूशन समझते होंगे, ये तो दूसरे चैप्टर में अच्छी तरह से और ज़्यादा डीपली बता देंगे। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यानी चंद्रमा पर हम रहना चाहें तो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि पहले तो वहाँ पे पानी उपलब्ध है, नहीं वहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध है। पानी के सोर्स हैं वो बहुत ही कम पाए गए हैं, हमने देखे हैं। यहाँ न तो पानी है न वायु। इसी तरह इसी सतह पर पर्वत और मैदान, बड़े बड़े गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाए बनाते हैं, यानी चंद्रमा पे गड्ढे तो पाए जाते हैं, यानी चंद्रमा पे गड्ढे तो पर्वत तो पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं है, न तो पानी है न ही वायु है, जिसके कारण वहाँ पे रहना संभव नहीं है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि तारे भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं, उपग्रह। इसके अतिरिक्त एक छोटे छोटे पिंड होते हैं, उनका आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन इन्हें क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही एक भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। यानी पहले तो एक ग्रह के ही भाग थे, लेकिन कुछ ही कारणों के कारण ये बड़े बड़े आकार के पत्थर कह सकते हैं एक तरह के, जो ग्रहों के भाग थे, लेकिन कुछ विस्फोट के कारण ग्रहों से अलग होकर सूर्य या किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं फिलहाल। उपग्रह, उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी पे इतने नज़दीक आते हैं, यानी कि क्या कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिन्हें उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। यानी बहुत सी बार जो सूर्य के चारों ओर जो ये उल्कापिंड होते हैं, ये क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी इन्हें अपनी ओर खींच लेती है, और पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी तो ये धरातल की ओर आने
लगते हैं जिसके कारण, लेकिन ये आते नहीं, बहुत कम मात्रा में आते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। यानी क्या कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये उल्कापिंड को बहुत सी बार वायुमंडल में आ जाते हैं, लेकिन वायुमंडल में घर्षण के कारण पहले ही खत्म हो जाते हैं, पृथ्वी के टकराने से पहले ही। कभी कभी उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। लोनार झील देखी होगी, इसी का एक उदाहरण है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा है? ये लाखों तारों समूह और ये आकाशगंगा के बारे में बता रहा है कि जब हम देखते हैं कि सौरमंडल में जो तारे होते हैं, तारों को समूह देखते हैं और बहुत बड़ा आकार देखते हैं, तो क्या होता है कि रोशनी सी दिखाई देती है, और ये रोशनी आकाशगंगा है, जो सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। यानी सौरमंडल है वो भी सौरमंडल है वो आकाशगंगा के अंदर ही है। और हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मिल्की वे कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं। यानी सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में है? वो मिल्की वे में है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बेहतर नदी से की गई थी। इस प्रकार का नाम आकाशगंगा पड़ा था। यानी मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा है, और आकाशगंगा में ही हम रहते हैं। सौरमंडल आकाशगंगा का ही भाग है। आकाशगंगा करोड़ों तारों और बादलों गैसों की एक प्रणाली। इस प्रकार के लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यानी यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। और एक सौरमंडल में यूनिवर्स में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आकाशगंगाएं होती हैं। आकाशगंगाओं के अंदर सोलर सिस्टम होता है हमारा, जो है फिलहाल। ब्रह्मांड की विरलता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। यानी ब्रह्मांड की यदि हम देखें कि यदि हम खोज करने चल पड़े ना कि ब्रह्मांड कितना लंबा है, फैला है, कितने क्षेत्रफल में, तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा में जाने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी यानी इकट्ठी नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार के संबंध में हमारी कोई जानकारी नहीं है। यानी देखें कि ब्रह्मांड के बारे में तो क्या सोलर सिस्टम में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं प्राप्त नहीं कर पाए अच्छी तरह देखें तो, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो क्वेश्चन की कहोगे तो क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन जो चैप्टर वो करवा दिया है। ये पहली क्लास थी, कोई गलती हुई तो वो देखना, लेकिन मैंने अच्छी तरह करवाया मेरे हिसाब से तो मैंने, लेकिन कोई गलती हो तो माफ़ करना। हाँ, क्वेश्चन आंसर की कहोगे तो क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड चैप्टर जल्दी आएगा।